बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर। मैं फरा और मैं हमजा आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। और एक खुशाइन बात यह है कि हम सब लोग इस बात से आगाह हैं कि कोरोना का खतरा और खदशा अभी मौजूद है। हाँ जी। वो जो एक डिनाइल था ना कुछ अर्से पहले तक, हम सोच रहे थे कि नहीं नहीं खत्म हो गया है, उससे निकल रहे हैं, उससे आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। अब समझ लग रही है। और अब हम ये भी देख रहे हैं कि लोग मास्क जो है वो पहन रहे हैं। मैंने देखा है कि ये चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन मार्केट्स में वैसे रश है। कल मैं गया था मार्केट में, मैंने देखा कि ऐसे रश है, मैं वैसे ही वापस आ गया। अच्छा किया आपने, ये आपने एक इंतहाई जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया। लेकिन मैंने देखा है कि शहरों के मिजाज में भी फ़र्क है। इस्लामाबाद में लोग ज़्यादा मास्क पहन रहे हैं, उसका एक तो वजह जुर्माने का डर है। अच्छा। हर एक को पता है कि 1000 रुपया जो है वो जुर्माना होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि ना वो DC ने भी नहीं लगाया हुआ था एक जगह पे मास्क, तो लोगों ने पॉइंट आउट किया सोशल मीडिया पे कि लोगों को तो आप जुर्माने करते हैं तो खुद तो आपने मास्क नहीं लगाया। उन्होंने खुद को खुद जुर्माना किया। अच्छा। 1000 रुपया जो है जुर्माना किया, तो विच इज़ अ गुड एग्जांपल। जब इस तरह से एक होती है ना विजिलेंस कायम की जाती है, एक निगरानी, तो मेरा ख्याल है उससे बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना मैं आपको आज बताना चाहूँगी, और अगर आप इजाज़त दो तो वो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्ट करती है ना, तो फिर मैं आपके लिए नोट कर लेती हूँ। ये आपको मालूम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, हर मुल्क के लिए उसका कुछ टारगेट जो तय होता है, और उसमें अगर ग्लोबल स्केल ऑफ हेल्थ की बात की जाए ना तो पाकिस्तान उसमें भी बहुत लो है। हालांकि किस तरह से यानी जो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर्स हैं वो 200 मिलियन की आबादी के मुल्क के लिए WHO की जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसके मुताबिक कम से कम एक डॉक्टर 1000 अफराद के लिए होना चाहिए। और पाकिस्तान में कितना? और पाकिस्तान में जो है हमारा 60 ममालिक में से 51वां नंबर है। और जिसका मतलब है कि हमारी ग्लोबल एक्सेस टू हेल्थ, हमारे पास बुनियादी सहूलतें और डॉक्टर तक रसाई जो है बहुत मुश्किल है। जिसका मतलब ये है कि हमारे पास तकरीबन 1000 से भी कम डॉक्टर्स हैं, जो कि 1000 अफराद के लिए एक डॉक्टर भी नहीं है। 1300 तकरीबन अफराद के लिए एक डॉक्टर जो है वो होता है। और अगर रेशियो देखें तो वो बहुत ही कम बन जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं ना कि नहीं कोई मसला नहीं है और डॉक्टर जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रहे कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। फिर देखें ना हमारे पास बेड्स की कितनी कमी होती है। फरा, आप जब किसी हॉस्पिटल में जाएं, मतलब कि खासतौर पे सरकारी अस्पतालों में जाएं, एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, और फिर इस तरीके से उनको लिटाया जा रहा होता है कि भाई ये आपकी जागीर तो नहीं है। अगर कोई मरीज ज़्यादा भी बीमार है उसको कहेंगे भाई साइड पे हो जाओ, हमने अगला मरीज जो है वो करना है। और ये हमारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी आप बात कर रही हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से कोरोना जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया में हलाकतें जो है बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो ज़रूरत पड़ती है, जो लोड पड़ता है अस्पताल पे, डॉक्टर्स पे, अमले पे और मशीनरी पे, जो कि नहीं मुहैया हो सकती है शख्स के लिए, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है बहुत ज़्यादा मुहलिक के बारे साबित होता है। तो एहतियात वाहिद इलाज है। हमजा, बदतरीन बात यह है कि ब्रेन जिसकी हम बात करते हैं ना, 2,32,358 डॉक्टर्स हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की बात की जाए, जिसमें से 1,10,000 ख़वातीन डॉक्टर्स हैं जो डिग्रियां लेती हैं, लेकिन उनमें से 60% ऐसी हैं जो काम नहीं करती हैं। एक अदर डिग्री मेरे पास भी है टूटी फूटी, तो मैंने भी उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो उन कल्प्रिट्स में से एक नाम मेरा भी है। और 40,000 इन सारे डॉक्टर्स में से वो हैं जो कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं। लेकिन फरा ऐसा है कि आप तो अपनी एनर्जी को किसी बेहतर जगह पे इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता है कि लोग बाद में प्रैक्टिस नहीं करने देते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि आप डॉक्टर नहीं, आपको डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन डॉक्टर बहू से काम नहीं करवाना। शादी क्यों करते हैं? वैसे आप भी तो एक बेटे, आपको मालूम होगा कि माँ को जो है वो लेडी डॉक्टर की ख्वाहिश क्यों होती है? पता नहीं माओं को क्यों होती है। हमारे तो उधर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है, ना ऐसी कोई ख्वाहिश थी, और आगे पूरी होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है ना वालदा की ऐसी कोई ख्वाहिश थी। पर ये ख्वाहिश होती है, अगर ख्वाहिश है तो फिर उनको काम भी करने दें, नहीं तो कोई और ले आए जिनसे आपकी बात हो जाए। आप देख लें कि उनको उनकी एनर्जी कहीं प्रोडक्टिविटी में, मुल्क की बेहतरी के अंदर, मुल्क की ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती। हाउसवाइफ्स होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं और ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो और फिर हमजा बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। सरकारी जो स्कूल मेडिकल कॉलेजेस है ना, वहाँ पर एक वालिदैन के अलावा भी गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है उस बंदे के ऊपर जो कि एक डिग्री हासिल कर रहा होता है। सो वो रिटर्न भी करना होता है। अपनी ज़िंदगी की 3 स्टेजेस है ना, लर्न, अर्न एंड रिटर्न। सो आपने अगर सीख भी लिया, आपने कमा भी लिया, तो अब आपने लौटाना भी है। लेकिन हमजा जो है वो बेचैन हो रहे हैं। मैं बेचैन हो रहा हूँ कि अब चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ।
गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान में जलसा-ए-आम से खिताब। बाप दादा और चचा का कत्ल, उम्मे रुबाब चांडियों के कातलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए गरीब दाबख्श में धरना। और आज शो में बात करेंगे माहौल दोस्त सवारी साइकिल की। शहर इक़्तिदार में मुनक्किदा साइकिल रैली में खूब पब्लिक नजर आई। सेहतमंद रहना तो आप भी साइकिलिंग अपनाएं। जी, तो टॉप स्टोरी तो यही है गिलगित बल्तिस्तान का। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहा है फराह, वैसे वैसे जो है वहाँ पर सियासी जो लीडरान है जो कभी नहीं जाते वो जाना शुरू हो गए। ऐसे लग रहा है जैसे सबको बिलावल भुट्टो को देख के याद आ रहा है ना कि वो हमें भी वहाँ जाना था और हमें भी वहाँ पर जाकर जो है वो करना था, लेकिन अभी तक बिलावल भुट्टो ही इस दौड़ में और इस रेस में सबसे आगे। अगर बात की जाए ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि तशरीफ़ ले गए गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान भी किया और गिलगित बल्तिस्तान के 73वें कौमी दिन की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना रहे हैं और इसका फैसला वो कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सिक्योरिटी काउंसिल के तहत किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इस मौके पर अपोजिशन पर भी खूब गरजे बरसे और कहा है कि आज भी मीर जाफ़र, मीर सादिक और मीर अय्याज सादिक का हमें सामना है। बिल्कुल सही। सो वज़ीर आज़म ने क्या कहा, सुनते हैं। पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अय्याज सादिकों को देख रहे हैं। दुनिया ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान ने पुलवामा के बाद अपने आप को कंडक्ट किया, मुझे सारे दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट के मुबारकी के मैसेजेस आए और ये आज कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने डर के किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गज़र में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन के दौरान वफाकी हुकूमत को अचानक गिलगित याद आ गया। ये वही बात है ना जो मैं आपसे कह रही थी कि लगा ऐसे कि जैसे बिलावल को देख के सब लोग चले गए। ये जो उनकी बात मैंने दोहराई, दो वज़ीर आज़म दो वज़ीर फिर रहे हैं और आज वज़ीर आज़म भी आ गए हैं। वो समझते हैं कि अवाम इनका जुल्म भूल जाएंगे। वो यही कह रहे हैं कि इनको नहीं पता कि अवाम को ये सब कुछ याद रहेगा। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा आपको वो भी सुनाते हैं। हमने यहाँ के अवाम को इमरान की सिलेक्टेड की तबाही से बचाना है। क्या इमरान के हुकूमत आने के बाद करप्शन में कमी आई है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कहता है कि इमरान की हुकूमत बनने के बाद करप्शन में कमी नहीं, इजाफा हुआ है। सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं और अब भी कहता है कि एनआरओ नहीं दूंगा। अरे भाई, आप तो एनआरओ के रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हो। आटा चोरी, उन सब के लिए एनआरओ। बीआरटी जो पेशावर का मंसूबा है, सबसे महंगा तरीन मेट्रो है, उनके बसेस आज खुद जल रहे हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने शेर जवान तहरीक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि यहाँ आसमान से कोई नहीं उतरा, सबको जवाब देना पड़ेगा। आईजी को अगवा किया जाता है, दरवाजा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार किया जाता है। नवाज शरीफ का एक भी मुतालबा इनके खिलाफ नहीं, ये कहना था मरियम नवाज का। क्या कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। कोई अपना हक मांगे, सवाल करे तो उसको काले पानी की सजा सुना दी जाए। आइन जो है वो आपके हकूक की किताब है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी हमें समझ नहीं आती। वो आपके हकूक की किताब है। आइन की किताब पढ़ो और फिर देखो कि नवाज शरीफ के मुतालबात क्या हैं। जो उन्होंने कहा उसके जवाब में हुकूमती हलकों की तरफ से भी सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया और वफाकी वजीर मुराद सईद बोले कि मुस्लिम लीग नून की वजह से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। इन लोगों ने FATF के कवानीन बदले और तहरीरी एनआरओ मांगा, ये कहा मुराद सईद ने। ताकतों की ख्वाहिश क्या है? पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम। मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया के किस तरह होश उड़े हुए थे। जो मजमूम अजाइम है उसकी तकमील के लिए आप तारीख को मस नहीं कर सकते। जिन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, मेरा उनसे सवाल है कि आपने ये किसको खुश करने के लिए ये किया? बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने जो अबूरी हैसियत देने की बात की है ना, सूबाई हैसियत देने की GB को, वो उन्होंने क्या कहा वो भी ज़रा सुन लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की। पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की
वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है। ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमज़ोर तबके को उठाया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश है कि सारे इलाके उनको उठाया जाए, और जो फिर से मैंने कहा जो हमारा कमज़ोर तबका, जो गरीब लोग, जो इस वक्त 2 वक्त की रोटी सही तरह नहीं खा सकते, उनको ऊपर उठाया जाए। बिल्कुल सही। सो ये एक सिलसिला जो कि चलता रहा गिलगित बल्तिस्तान में। बहुत जल्द इलेक्शंस भी वहाँ पे मुतवक्को हैं। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मीर अफजल खान साहब से हमारी इस हवाले से बातचीत हुई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये फरमाइएगा सर कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबाई हैसियत देने का ऐलान कर दिया है। ये कदम जो है अवाम की 72 साला महरूमियों का अजाला होगा। इस फैसले को लेकर अवाम में क्या रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे ऑन बोर्ड ले लिया। साफ जाहिर है 73 साल बाद एक महरूमी का इजाला होने का अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है जी। लेकिन इसमें इफ्स एंड बट्स, आईनी पेचीदगियां अब भी मौजूद हैं। अनलेस द मैटर इज टेकन अप टू द पार्लियामेंट, ये मैच्योर नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट इसको अप्रूव करेगी, उसके बाद फिर कहीं ये अबूरी सूबे का शक्ल अख्तियार करेगा। लेकिन कुछ न होने से कुछ हुआ है, शुक्र है शुरुआत हो गई है, और इंशाल्लाह इसमें 1 महीना 2 महीने लगेंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अबूरी सूबे की हक के हाकिमियत के हकदार सही मानों में साबित हो जाएंगे। जी ठीक है। मीर अफजल साहब ये कहिएगा, क्या ये अवाम समझते हैं कि ये सिर्फ सियासी नारा भी हो सकता है कि अब इलेक्शंस हैं, अब सबका ध्यान जो है, तमाम पार्टीज का ध्यान गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, और गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हंगामी बुनियादों पर आप क्या समझते हैं, कौन से तरक्याती मंसूबे हैं जिन्हें फौरी शुरू करने की जरूरत है? वो कौन से तरक्याती मंसूबे नहीं है जो यहाँ की जरूरत न हो। हमारा इलाका हाइडल पावर के पोटेंशियल से माला माल है, इसको एक्सप्लोर करना है, इस पर तवज्जो देना है। इस वक्त 24,000 मेगावाट पाइपलाइन में है और 40,000 मेगावाट आइडेंटिफाइड हैं। अगर इस पर तवज्जो दी जाए तो न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि हमारे पाकिस्तान के चारों सूबों को बिजली की रोशनी से मालामाल किया जा सकता है। इस तरीके से हमारे पास मिनरल्स हैं, डिपॉजिट्स हैं मिनरल्स की, उनको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान देने वाला बनेगा, लेने वाला नहीं होगा। और साथ ही टूरिज्म में हमारा बड़ा पोटेंशियल है। हमारा 53,000 मरबा किलोमीटर का इलाका जो है टूरिस्ट रिजॉर्ट की शक्ल में मौजूद है। इसमें पहाड़ भी हैं, इसमें आबशार भी हैं, इसमें पास्चर भी हैं, इसमें ग्रीनरी भी है, इसमें जंगल भी हैं, इसमें पानी भी है, दरिया भी है, नाले भी हैं। तो अगर इन पर तवज्जो दी जाए, और हमें उम्मीद है आने वाले वक्तों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये भी फरमाइएगा सर, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ के लोगों के अंदर एक रिजेंटमेंट भी पाई गई, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। वो बहुत सारी वजूहात में से एक वजह जो है मुसलसल नज़रअंदाज किए जाना भी करार देते हैं। पसमानगी है सूबे में, वहाँ पर अस्पताल नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं। आपके ख्याल में जो अब इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये जिन इकदाम का वादा किया जा रहा है, क्या वो अवाम को मुतमईन कर सकेंगे? बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। पहले से थोड़ा थोड़ा होता रहा है। अस्पताल भी यहाँ बन गए हैं, यहाँ कार्डिक अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो गई है, यहाँ कैंसर अस्पताल बन गया है, और बड़े बड़े मंसूबे हैं। यूनिवर्सिटी बन गई है, एक नहीं 2 तीन यूनिवर्सिटियाँ बन गई है, कायम हो गई हैं गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ये हुआ, ये कोई 5% 10% हुआ है। yet to be done a lot of। बिल्कुल ठीक है। मीर अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात की थे, और वो कह रहे हैं पहले भी काम हुआ है, लेकिन
बहुत से काम की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन के बाद, वोट हासिल करने के बाद लीडरान फिर वहाँ पर जाएंगे। बिल्कुल, और वहाँ पे काम भी करेंगे जिसकी आवाम तवक्को और उम्मीद करते हैं। लेकिन जो लोग गिलगित बल्तिस्तान में हमें देख रहे हैं, उन सबसे हमारी दरख्वास्त है कि इलेक्शन और इंतखाबी मुहिम के दौरान भी कोरोना की पासदारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा वो सूबा था, जो इलाका था जो कि बहुत ज़्यादा कोरोना फ्री रहा, जिन्होंने बड़े बर वक्त इकदाम किए थे और कोरोना पे काबू भी रखा गया था। सो अब इंतखाबी मुहिम का चलना पूरे ज़ोर शोर से बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी हिफाजत भी ज़रूरी है। बिल्कुल, आगे चलते हैं फरा, और एक और बहुत अहम मामला है। सिंध धरती की बेटी उम्मे रुबाब वालिद समेत तेहरे कत्ल के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर मैदान में आ चुकी हैं और वडेरों के सामने खड़ी होने वाली बहादुर लड़की ने गड़ी खुदा बख्श में एहतजाजी धरना भी। लेकिन जो बातें उस हवाले से सुनाई थी वो कुछ अच्छी नहीं है। इस मौके पर पुलिस ने इसे साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर जाने से भी रोक दिया। पुलिस हुकाम का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार की सिक्योरिटी के इंतजाम के बाइस उन्हें रोका गया है। उम्मे रुबाब गड़ी खुदा बख्श में 15 मिनट तक एहतजाजी धरना देने के बाद वापस रवाना हो गई और उम्मे रुबाब का ताल्लुक सिंध के इलाके दादू की तहसील मीठड़ से है, मेड़ से है। 17 जनवरी 2018 को मेड़ शहर में डीएसपी पुलिस के दफ्तर के सामने उनके वालिद मुख्तियार चांडियो, उनके दादा करमुल्ला चांडियो और चचा काबिल चांडियो को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके हलाक कर दिया था। और कितनी जुल्म है कि 3 और यानी तेहरे कत्ल की ये दास्तान है, जिसके बावजूद उन्हें इंसाफ के लिए दर बदर भटकना पड़ा है। उन्होंने कहा क्या और उनकी जो अंदाज और उनका जो रवैया था वो क्या था, वो तो हम सब ने देखा ही। मुख्तलिफ जगहों पे सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहती हैं, वो अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार भी करती हैं। वो कहती हैं कि सरदारों और वडेरों के खिलाफ खड़ी हुई हैं, वो सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। और चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा सरदार खान चांडियो ने एक बयान में कहा था कि तहरे कत्ल से उनका और बुरहान चांडियो का कोई ताल्लुक। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उम्मे रुबाब हमारे साथ। उम्मे रुबाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मे रुबाब बताइए सबसे पहले तो कि आपने गड़ी खुदा बख्श में एहतजाजी धरने का फैसला क्यों किया था और वहाँ आपके साथ सूरत हाल क्या पेश आई? ये भी कहा जा रहा है कि आप वहाँ पर कोई सियासी शो लगाना चाह रही थी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरे घर में 3 कत्ल हुए हैं, मेरे 3 बड़े शहीद हुए हैं, तो मैं इंसाफ की खातिर घर से निकली हूँ। मैं 18 साल की थी जब मैं इंसाफ की घर से निकली। अभी मैं 21 साल की हूँ। सही बात, मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक बच्ची हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। मैं बस इंसाफ ही चाहती हूँ। मैं गड़ी खुदा बख्श इसलिए गई, जो कहते हैं कि मैं सियासत करना चाहती हूँ, मैं उनसे एक सवाल करती हूँ कि मेरे घर में 3 कत्ल हो गए, सियासत इन लोगों को मुबारक हो, मुझे इंसाफ लेने दे। मैं उन लोगों से भी इंसाफ नहीं मांगती। मैं इंसाफ की तवक्को अल्लाह की ज़ात से और अदालतों से रखती हूँ। मैंने पहले ही दिन से कानून की पासदारी की है और मैं करती आ रही हूँ। इंशाल्लाह मैं अदालतों से इंसाफ दूंगी। और जो ये कोर्ट्स ने अपना थोड़ा बहुत रोल प्ले किया है, उसी की वजह से इन जागीरदारों और सरदारों से पूछा जा रहा है। अभी गड़ी खुदा बख्श जाने की जो वजह थी वो यही थी कि मैं देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली सिटिंग एमपीए हैं पीपल्स पार्टी के। मेरी पीपल्स पार्टी से तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैं जो है पूरी क़यादत के खिलाफ जाना चाहती हूँ, ना मैं जाना चाहती थी, पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। मैं फिर भी पीपल्स पार्टी की क़यादत से कहती हूँ कि इस खुदारा इस मसले को पॉलिटिसाइज ना किया जाए। जब इनसे पूछा जाता है कि उम्मे रुबाब के बारे में आप क्या कहेंगे, तो ये कहते हैं कि ये सब्जुडिस मैटर है। पर अभी कोर्ट और पुलिस जो अपना रोल प्ले कर रही है, ये उनके कुछ दिन पहले सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो जो इनके एमपीए हैं, उनके घरों पे पुलिस ने चढ़ाइयाँ की है, रेड्स किए। उसी वजह से पूरी इनकी क़यादत सरदार चांडियो के साथ बैठकर, ठीक है उम्मे रुबाब ये भी बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने शुरू हो गई है। ये आप तो ये सब कह रही हैं उम्मे रुबाब, और आपके तो तरफ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, आपने हर जगह अपने इस मौक़िफ़ का इज़हार किया है। लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है, पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असम्बली नवाबजादा सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, वो कहते हैं उनका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि आप कहती हैं कि आपके पास इसके वाज़ेह सबूत हैं, तो फिर ये मामला जो है ये इतना अरसे से चल रहा है, इसका फैसला क्यों नहीं हो जाता? और आप क्या समझती हैं कि क्या वजह है कि उनकी पुष्टपनाही की जा रही है? देखिए, ये लोग एक पॉइंट कहते हैं हमेशा कि इनका अपना पर्सनल मैटर है, तो ये कोर्ट्स इनकी जो प्ली है, जो इनकी ये बात है, वो रिजेक्ट कर चुकी है। कोर्ट्स ने क्लियरली लिखा है कि तुमनदार काउंसिल जो बनी है उसकी वजह से ये मर्डर हुए। बाकी रही बात कि जो मैं एक बात ये यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, मैं इसीलिए गई थी, ये कहते हैं कि हमारा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये किस हिसाब से ये कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ट्राइब के सरदार तो थे। मेरे वालिद ने जो इनके खिलाफ
सुमनदार काउंसिल बनाई थी, उसी वजह से मर्डर हुए। कोर्ट से एक जो है चीज वाज़ेह कर चुकी है। और उसके अलावा अभी पुलिस ने, आईजी साहब खुद कुछ दिन पहले आए थे, वो एडमिट करके गए कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि बिल्कुल सिंध के जो जागीरदार है सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तभी हमने उनके घरों पे रेड किए हैं कि जो मफरूर मुल्ज़मान है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने ही छुपा के रखे हैं। अभी कोर्ट्स रोल प्ले कर रही है, तो पूरी क़यादत उनके साथ बैठकर पुलिस और मेरे खिलाफ बातें करना शुरू हो गई है। और मैं गड़ी खुदा बख्श इसीलिए गई थी कि उनकी जो क़यादत है, हम भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे। ये कह रहे हैं कि मेरे बाप उन कुव्वतों के हाथों से इस्तेमाल हो रही है जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। तो मुझे बताएं, जब ये मर्डर हुए थे तो मेरे दादा यूसी चेयरमैन, सिटिंग यूसी चेयरमैन, चाचू डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर थे पीपल्स पार्टी की टिकट से। तो जो मरने वाले थे वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था उनका, जो मारने वाले थे उनका भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक था। तो उस टाइम ये बताएं कि अभी वो ये लोग क्या कहेंगे, मतलब FIR कटाने वाले भी पीपल्स पार्टी के थे। जी ठीक है, हो रही थी मेरे बाप, ये फिर बता दीजिएगा हमें कि IG साहब से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके बाद तब्दीली क्या आई है केस के अंदर? कोई फायदा हुआ आपको उस मुलाकात के बाद? IG साहब ने ये जब एडमिट करके गए कि सरदारों का हाथ है, जाकर उन्होंने, पुलिस ने रेड किया सरदारों और जागीरदारों पे, उसी वजह से आज पूरी क़यादत इनके साथ है। मैं मोहतरमा शहीद बेनज़ीर साहिबा के पास इनकी शिकायत लेकर गई थी कि आज अगर वो तो आपको रोका किसने? मजलूम का साथ दे रोका किसने है मज़ार पे जाने से, और क्या वजह बताइए आपको रोकने की? पुलिस ने मुझे रोका। अब बताएं, अब ये क्या कहेंगे, पुलिस ने मुझे भी तो रोका ना जाने से। तो ये कहते हैं कि पुलिस इनके कहने पर कर रही है। तो मुझे ये बताया जाए कि मेरा आखिर कसूर क्या है? पुलिस ने रोका कि इंतजामिया ने मना किया हुआ है कि उम्र बाब आ रही है, मज़ारों के जो गेट है वो बंद कर दें। तो मुझे बताया जाए, मैं 21 साल बच्ची हूँ, ये क़यादत पूरी मुझे दुश्मन क्यों मान रही है? मतलब अगर मैं इंसाफ मांग रही हूँ तो मैं गलत कर रही हूँ, मेरा जुर्म है। मुझे बताया जाए कि मेरा कसूर क्या है? जब मैं इंसाफ की खातिर निकली हूँ, मुझे इंसाफ लेने दिया जाए ना। ये अगर कहते हैं सब जुडिस मैटर है तो कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए। मैं तो बिल्कुल ठीक है, कोर्ट को डिसाइड करने दिया जाए। मेरे बाप बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थी दास्तान, उन्होंने हमारे साथ शेयर की। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं।